आज के क्लास में हम चुनाव आयोग पर एक सरसरी निगाह डालने जा रहे हैं। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग का वर्णन दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार भारत में एक चुनाव आयोग होगा। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य होता है देश में बिल्कुल ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग होता है। चुनाव आयोग का अन्य काम जैसे मतदाता सूची तैयार करना या निर्वाचक नामावली तैयार करना। चुनाव आयोग का अन्य कार्य होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद या राज्य विधानमंडलों के चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, जिसको हम लोग कौन लिस्ट कहते हैं, वोटर लिस्ट कहते हैं। यह मुख्य कार्य किसका होता है? मुख्य कार्य होता है किसका? चुनाव आयोग का होता है। चुनाव आयोग का पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय होती थी। 1990 में इसे 2-3 सदस्यीय करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक नहीं रह सका। लेकिन 1993 से चुनाव आयोग 3 सदस्यीय कर दिया गया है और आज तक चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य। अगर पूछा जाए कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं तो आपका उत्तर हमेशा होगा 3 सदस्य। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और यह अधिकतम आयु कितने वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं? 65 वर्ष तक। चुनाव आयोग का जो सदस्य होता है उसका वही अधिकार होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का होता है। चुनाव आयोग को अध्यक्ष को इसके समय सीमा के भीतर हटाए जाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। जैसे न्यायाधीश को हटाने जाने के लिए संसद द्वारा क्या लगाया जाता है? महाभियोग। तो एक चुनाव आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना होगा? महाभियोग प्रक्रिया से गुजरना होगा। वो कब होता है? जब उस पर कदाचार या भ्रष्टाचार या देशद्रोह का मुकदमा होता है। उस परिस्थिति में संसद की विधि होती है महाभियोग विधि, उसकी चर्चा मैं कभी करूंगा। अभी आ जाओ मुख्य पॉइंट पर, चुनाव आयोग पर आ जाओ। तो चुनाव आयोग के पास असीम शक्तियां होती हैं, उतनी शक्ति होती है जितना एक किसका होता है? सर्वोच्च न्यायालय के किसके पास होता है? न्यायाधीश के पास होता है। अब अनुच्छेद 325 में वर्णन है कि जाति, लिंग, धर्म और मूल वंश के अनुसार किसी भी भारत के नागरिक को वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः जब चुनाव आयोग निर्वाचक नामावली तैयार कर रहा हो या वोटर लिस्ट तैयार कर रहा हो तो किसी भी व्यक्ति के मूल वंश के आधार पर वो निर्वाचक नामावली तैयार नहीं करेगा। इसका वर्णन है अनुच्छेद कितना में है? 325 में। 326 में वर्णन है बच्चों व्यक्ति मताधिकार। भारत में व्यक्ति मताधिकार की प्रक्रिया है। व्यक्ति मताधिकार का मतलब होता है कि वैसे लोग, वैसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे क्या हो, अधिक हो, और वो जो भारत के नागरिक हो, वो चुनाव देने के, वोट देने के क्या होते हैं? अधिकारी होते हैं। पहले वोट देने का अधिकारी न्यूनतम आयु कितना था? 21 वर्ष। लेकिन 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1988 ईस्वी में आयु 21 वर्ष से घटा कर दी गई 18 वर्ष। अगर पूछा जाए कि कब किया गया है, किस संशोधन द्वारा किया गया है, तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1988 में 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष किया गया है? 18 वर्ष। और कहा जाए कि 18 वर्ष वाला किस चुनाव के दौरान सबसे पहली बार लागू किया गया है? 18 वर्ष के लोगों ने वोट दिया था। तो आप याद रखिएगा कि 1989 के लोकसभा चुनाव में सबसे पहली बार कितने वर्ष के लोगों ने भाग लिया था? 18 वर्ष के लोगों ने पहली बार भाग लिया था 1900 कितने के चुनाव में? 79 के चुनाव में। तो 325 में मैं क्या, 326 में मैं क्या बता रहा हूँ? व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग बता रहा हूँ। अनुच्छेद 327 जो है, अनुच्छेद 327 में निर्वाचक नामावली तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन होता है। निर्वाचक नामावली तैयार करने का मतलब होता है कि किसी भी चुनाव के पहले चुनाव आयोग एक सिंपल एक्सरसाइज करता है। वैसे व्यक्ति
जिनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे लोग जो 18 वर्ष के हो चुके हैं, तो मृत्यु वाले व्यक्ति को मतदाता सूची से नाम हटा दिया जाता है, और जो नए 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहे हैं उनकी मतदाता सूची में नाम क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो अनुच्छेद 327 में क्या है, निर्वाचक नामावली की तैयारी का क्या होता है, उल्लेख होता है। और चुनाव आयोग के पास यह शक्ति है कि निर्वाचक नामावली तैयार करते समय या किसी राज्य का निर्वाचक नामावली तैयार करते समय किसी राज्य के राज्यपाल से जितने लोगों की जरूरत पड़ेगी वह राज्यपाल से मांग कर सकता है, और राज्यपाल वैसे लोगों की सुविधा क्या करवाता है, उपलब्ध करवाता है। अनुच्छेद 328 में है, किसी भी राज्य के लोकसभा, किसी भी राज्य में विधानसभा या पूरे देश में लोकसभा का अगर चुनाव हो रहा है तो चुनाव आयोग चुनाव के पहले मतदाता सूची का सर्वेक्षण कर सकता है कि मतदाता सूची में कुछ नए नाम जोड़े जा सकते हैं या पुराने नाम क्या किए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं। और 300 संविधान 29 का जो अनुच्छेद है, संविधान के 329 में है कि चुनाव आयोग परिसीमन क्षेत्रों में बदलाव कर सकता है। लेकिन परिसीमन क्षेत्रों में बदलाव के लिए अभी तक मात्र परिसीमन क्षेत्रों में कितने बार बदलाव किया जा चुका है, 4 बार किया जा चुका है। और अभी 2025 तक के चुनाव में यह उल्लेख है कि भारत में परिसीमन क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 26 में अगर चुनाव किया जाएगा, 26 के बाद यानी अगला आने वाला चुनाव कितना में है, 29 में है, तो 29 में परिसीमन चेंज किया जा सकता है। ऐसे 25 तक कोई परिसीमन चेंज नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग 26 से परिसीमन चेंज करने की जो प्रक्रिया होगा उसकी शुरुआत कर सकता है, और लोकसभा के क्षेत्रों में या विधानसभा के क्षेत्रों में परिसीमन में क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है। अभी तक परिसीमन मात्र 4 बार चेंज हुआ है, नोट कर लें आप लोग कॉपी में। पहली बार हुआ है 1900 कितना में, 52 में। दूसरा बार हुआ है 1900 कितना में, 63 में। तीसरा बार हुआ है 1900 कितना में, 73 में। और चौथा बार हुआ है 2000 कितना में, 2 में हुआ है। तो परिसीमन में चेंज कितना बार हुआ है, 4 बार। और तब तक नहीं किया जा सकता है, कितने वर्ष बताए हैं, 2025 तक किसी तरह परिसीमन में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है। हो चुका है। ऐसे परिसीमन के क्षेत्र में संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 82 में भी परिसीमन के क्षेत्रों संबंधी बदलाव का चर्चा किया गया है। अब थोड़ा सा 2 मिनट में चुनाव आयोग के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बिहार में अभी गहन मतदाता परीक्षण हो रहा है जो काफी विवादास्पद है। चुनाव आयोग पर कई तरह के पक्षपात का आरोप लगाया जा चुका है। चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष होता है उस पर कहा जा रहा है कि किसी सरकार या किसी दल विशेष के लिए कार्य कर रहा है, और विपक्षों का यह आरोप है कि उनके पक्ष वाले मतदाताओं का नाम सूची से हटाना चाह रहा है, और वो अपने पक्ष के लोगों को मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम को क्या करना चाह रहा है, जोड़ना चाह रहा है। तो क्या विपक्ष का आरोप निराधार है? क्या विपक्ष का आरोप तर्क से परे है? तो देखो, चुनाव आयोग में इतना चर्चा की है, 324 से लेकर 329 में कहीं चुनाव आयोग को यह शक्ति नहीं दी गई है। 325 में मैं स्पष्ट रूप से बोल चुका हूं कि मूल वंश की जांच करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, और नागरिकता का जो निर्वाचक जो होता है उसकी सूची होती है, निर्वाचक सूची तैयार करते वक्त किसी से मूल वंश से संबंधित कोई कागजात नहीं मांगेगा। यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है। कितना वैसे भी संविधान का अनुच्छेद 10 और 11 का हम वर्णन कर चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 10 में यह वर्णन किया गया है कि संसद की बनाई गई विधि के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक भारत का क्या होगा, नागरिक होगा। कितने में है, 10 में, यानी संसद का अधिकार। अनुच्छेद 11 में है कि नागरिकता से संबंधित प्रश्नों पर या नागरिकता के संबंधित नियमों पर या विधि में चेंज करने का अधिकार केवल होगा संसद को। तो चुनाव आयोग को कहीं से संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया है कि नागरिकता से संबंधित कागजातों की वो क्या कर सके, जांच कर सके। तो चुनाव आयोग पर लगता हुआ आरोप बहुत ही गंभीर विषय होता है। जो मतदाता सूची होता है उसकी जांच करना गलत नहीं है, बहुत ही सही है, कराना चाहिए। एक बार नहीं 10 बार कराना चाहिए, क्योंकि कोई भी गलत लोग, भारत में क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और भारत में हम लोग लोकतंत्र के चुनाव कैसे करते हैं, हम वोट से करते हैं। इसलिए गलत लोग वोट नहीं दें, इसके लिए जरूर होना चाहिए कि हम मतदाता सूची का एक बार अच्छी तरह परीक्षण कीजिए। एक बार नहीं, आप 10 बार कीजिए, कोई रोक नहीं रहा है, आपको अधिकार दिया गया है।
लेकिन जितना कम समय में, जितना जल्दबाजी में वो कराना चाह रहा है, तो इस पर शंका उत्पन्न होती है कि पिछले कुछ चुनावों में, महाराष्ट्र का चुनाव हो, कर्नाटक का चुनाव हो, विपक्षियों ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है। चुनाव आयोग कभी भी, चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, देश की संस्था है, राष्ट्र की संस्था है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी दल की संस्था नहीं होती है। चुनाव आयोग का सबसे मुख्य कार्य होता है कि वह एक सत्पक्ष, निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव करा सके, क्योंकि अगर गलत तरीके से हम सरकार की चुनाव करते हैं तो हमारी बनाई गई सरकार भी क्या मानी जाएगी, गलत हो जाती है। और वैसी सरकार, गलत रूप से बनाई गई सरकार लोगों का भलाई नहीं कर सकता है। इसीलिए गलत लोगों का नाम हटे, यह जरूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा यह जरूरी है कि किसी सही आदमी का नाम अगर निर्वाचन सूची से हट जाता है और वैसे व्यक्ति को अगर वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, तो वह उस व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। यह लोकतंत्र की हत्या कहलाएगी। और आप जानते हैं कि लोकतंत्र की जननी, बज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली, और लोकतंत्र की शुरुआत, भारत में लोकतंत्र की जननी बिहार है। बिहार की धरती कौन है? वैशाली है। अगर लोकतंत्र का जन्मदाता कहा जाए, जननी कहा जाए, तो अगर बिहार में इस तरह की बात हुई है तो बिहार माँ रही है लोकतंत्र की, और कोई भी माँ अपने संतान को बर्बाद नहीं होने दे सकती है। तो अगर चुनाव आयोग का अध्यक्ष जो है अगर गलत काम कर रहा है, तो बिहार की जनता वो जनता है ना, बहुत से लोगों ने, अपने महात्मा गांधी ने चंपारण से किया था शुरू, और परिवर्तन का दौर आज तक गवाह है, इतिहास के बिहार से ही शुरू हुआ है। अगर बिहार की लोकतंत्र की जननी को अगर किसी ने हस्तक्षेप करने की कोशिश किया, और जिस दिन बिहारियों में लोकतंत्र जग गया ना, तो किसी की भी बुनियाद हिलाई जा सकती है। इसलिए एक शिक्षक होने के नाते यही कह सकता हूँ कि संविधान का उल्लंघन नहीं किया जाए। संविधान का उल्लंघन गलत चीज़ है। अगले क्लास में मैं आगे बताऊँगा।